सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो, मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए, चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए।
अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटाकर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की भारत प्रशंसा करते हैं। घर में कोई भी घटना घटे उसका समाधान नहीं होता था, जबकि बहस होती थी। टीवी बहस के जैसी। पैनल में पक्ष और विपक्ष की बात होती थी और न्यूज एंकर होती थी अनुभा गेंडास्वामी, यानी घर की सास। एक दिन किचन में दूध की तपेली खाली मिलती है। बस दोनों बहू, दोनों बेटे और अनुभा गेंडास्वामी के पति आके टीवी डिबेट की जैसी बहस करने लगते हैं। अनुभा गेंडास्वामी पूछता है भारत, दूध वाला हमारा। अरे रे, पब्लिक टीवी पर आखिर तपेली का दूध कहाँ गया? क्या बहू में से कोई इच्छाधारी नागिन है, क्योंकि नागिन को होता है दूध पीने का शौक? क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है जिसने हमारे घर में बिल्ली छोड़ी है? पूछता है भारत। माँ जी, भारत कौन है? अरे भारत हमारा दूध वाला है। ये देखिए, जिनके हाथ में है घर की सत्ता, उन्हें नहीं पता कि दूध वाला कौन है। माँ जी। अरे नाजी 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 नहीं चलेगा। माँ जी, ये मेरा शो है, आपकी माँ जी का नहीं। पूछता है भारत, भारत दूध वाला, कि उसकी भैंस या का दूध किसने पिया? अरे माँ जी सुनो तो। अरे कब तक सुने, कब तक? किस किस की सुने? जनता ने आज घर में चाय नहीं पी, जनता त्राही त्राही कर रही है। माँ जी, बोलने तो दो। मैं खुली चुनौती देती हूँ, कहाँ छिपकर बैठा है दूध पीने वाला? दम है तो मुझे इंटरव्यू दे, मैं बोलती बंद कर दूंगी। कहाँ छुप के बैठे हो? अरे बोलने तो दो किसी को, ये मेरा शो है, ये मेरा शो है।
अरे पर तुम माँ हमको बुलाती क्यों हो जब बोलने ही नहीं देना है? पूछता है भारत, दूध वाला की रसोड़े में कौन था जो दूध पी गया, तपेली खाली क्यों मिली? माँ जी क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखिए, ये देखिए, इनके ऐसे असली चेहरे देखिए, इनका असली चेहरा देख लीजिए। जब ये मेकअप नहीं लगाती तब इनका असली चेहरा ऐसा दिखता है। माँ जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप? मीडिया का पता नहीं, लेकिन बुढ़िया का काम है सवाल पूछना, और सवाल पूछे जाएंगे। जिसे सवाल पसंद नहीं, पाकिस्तान चला जाए। माँ जी ओ माँ जी बोलने दो, मुझे पता है दूध किसने पिया। ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। दूध किसने पिया ये मुझे बताने वाला पैदा नहीं हुआ है। यहाँ सच का पता चल जाएगा एक ब्रेक के बाद। अनुभा गेंडा स्वामी चिल्ला चिल्ला के इतना थक गई है कि वो पानी पीती है और लंबी सांस लेने लगती है। अरे बहू, बता तो रही है कि दूध किसने पिया, सुनती क्यों नहीं? टीआरपी कहाँ से आएगी, एक ही बार में पता चल जाएगा। तो टीआरपी वो क्या होती है? अरे न्यूज़ 24 घंटे देखते हो, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए टीआरपी को। जी न्यूज़ देखना बंद कर दो आप। बीपी न्यूज़ के चक्कर में बढ़ जाएगा तुम्हारा। टीआरपी की जगह बीपी बढ़ा तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं कल दूध ले आऊंगा थोड़ा ज्यादा, ताकि ब्रेकिंग न्यूज, जिसने दूध पिला के बड़ा किया उसी को थोड़ा ज्यादा दूध दे के खरीदने की कोशिश करता है एक बेटा। दूध के चक्कर में सब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अरे माँ, आज का बड़ा सवाल, अरे रे, पब्लिक टीवी पर किसने तपेली खाली की, किसने खत्म किया दूध, पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। माँ जी कल से नहीं होगा। कुछ भी दूध की तरह गर्मा गर्म सवाल सुन के छोटी बहू का हुआ बुरा हाल। बोली कल से नहीं होगा। जवाब दो बहू, क्या नहीं होगा? माँ जी जवाब दो। माँ दो ना जवाब। अरे बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई? पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। बोलने तो दो। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना, जवाब दो। अरे रे, पब्लिक टीवी पर आज बोलेगी बहू या हो जाएगी बोलती बंद? माँ जी वो माँ जी को याद करो या बाप जी को, पर जवाब दो। भैंस द्रोही, भैंस का दूध खत्म करने वाले आज बच नहीं पाएंगे। एक भी भैंस द्रोही नहीं बचेगा। सॉरी माँ जी। सॉरी बाबू, मेरा मतलब सॉरी बहू। ऐसा काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। मैंने पिया है दूध। ये देखिए, सच बाहर आ गया है सबसे पहले हमारे यहाँ। अरे रे, पब्लिक टीवी पर तो छोटी बहू ने पिया था दूध, लेकिन दूध की सुरक्षा में कैसे हुई चूक, पूछेंगे बड़ी बहू से। मैंने कुछ नहीं किया। एक और खुलासा, बड़ी बहू कुछ नहीं करती। कौन सी पार्टी के सदस्य हो आप? हाँ, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी की? माँ जी मैं पार्टी नहीं करती। ये देखिए, फिर से कहा इसने कि ये कुछ भी नहीं करती। पूछता है भारत, दूध वाला, कि आपके कुछ नहीं करने की वजह से दूध की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? माँ जी मैंने कितनी बार कहा है, दूध को ढक दो। ढंका था माँ जी मैंने। उसके बाद कितनी बार कहा है, दूध को फ्रिज में रख दो। तभी अचानक अनुभा गेंडा स्वामी को चिल्लाने की वजह से चक्कर आ जाते हैं। ससुर जी चिल्लाते हैं, अरे इसका बीपी बढ़ गया है, इसे पानी पिलाना पड़ेगा। कोई पानी का मग दो। माँ जी को पानी पिलाया जाता है और मुंह पर पानी मारा जाता है। अनुभा आंखें खोलते ही कहती है, देखते रहिए। अरे रे, पब्लिक टीवी अनुभा गेंडा स्वामी के साथ आगे करेंगे किसी और मुद्दे पे बात। तब तक घर का दूध ढक दो, फ्रिज में ले जाकर रख दो। पनौती बहू।
किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है। डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया। सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो। देखा, आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। भगवान उठा ले मुझे, भगवान। आये, 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 कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो?
पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं, मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। फिर वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं।